नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियां वास्तव में होती क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो वो तरीका जिससे एक अध्यापक या एक शिक्षक बच्चों को सिखाने का काम करता है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो एक शिक्षक के रूप में जरूरत इस बात की होती है कि आप कैसी विधि अपनाएं या किस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से, उस टॉपिक के हिसाब से एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे आप एक साथ सभी बच्चों को समझा सकें, एक साथ सभी बच्चों को लेकर चल सकें। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप दूसरे बच्चों के हिसाब से उनको अलग तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन पहली जो हमारी कह सकते हैं कि विधि होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कैसे हम सबको एक साथ लेकर चल सकें। ऐसी कौन सी विधि या तरीका अपनाएं कि हम सारे बच्चों को एक साथ शिक्षण दे पाएं। तो शिक्षक द्वारा जिस ढंग से शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं, टीचिंग मेथड कहते हैं, यानी वो तरीका, वो रास्ता जिससे आप बच्चों को समझाते हैं। अब ये जो शिक्षण विधियां होती हैं ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है किसी कोई संख्या है या फिर कोई पर्टिकुलर एक विधि है हम उसी को अपनाकर चल सकते हैं। हर शिक्षक अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने क्लासरूम में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से विधियां तय करता है। और यहाँ पर जो विषय होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है कि किस विषय में कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो उस आधार पर शिक्षक के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है या प्लान किया जाता है कि वो किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा। अगर हम विधियों की बात करें, शिक्षण विधियों की, तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो शिक्षण का कार्य कर रहा है, यानी शिक्षक केंद्रित, ऐसी कुछ विधियां हैं जो शिक्षक केंद्रित होंगी, यानी शिक्षक जो है अपने तरीके हो सकता है कि जो, तो यहाँ पर ऐसी विधि जो शिक्षक को ज्यादा आगे लेकर चलती, जैसे व्याख्यान विधि की हम बात करें तो उसमें शिक्षक जो है वक्ता के रूप में हमारे सामने आता है और जो विद्यार्थी हैं वो श्रोता के रूप में आते हैं। वहां पर बच्चों का रोल बहुत कम होता है, कई बार बीच में सवाल पूछ लिया तो बच्चों का रोल है, वरना टीचर ही सब कुछ वहां पर रख रहा है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि आ जाता है, कई बार व्याख्यान के साथ साथ शिक्षक कुछ प्रदर्शन वहां पे कर देता है, डिस्प्ले कर देता है ना, कुछ चार्ट वगैरह प्रयोग कर लेता है। तो यहाँ पर बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता, शिक्षक जो है अपने हिसाब से विधि अपनाता है। और एक होता है यहाँ पर जो विद्यार्थी केंद्रित है या शिक्षार्थी केंद्रित है, जिसमें हम कहते हैं छात्र की रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधि बनाई जाती है। तो दो तरह से शिक्षण विधियां हो सकती हैं और आज हम एक मिलीजुली जो विधि होती है सामान्य तौर पर जो प्रयोग की जाती है उन विधियों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। कई बार सीधे सवाल ऐसे बनता है, यहाँ से बहुत से सवाल विधियों से निकल के आते हैं जो कि कह सकते हैं कि क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कक्षा में आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर कौन सी विधि लागू हो रही है। स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से ज्यादा निकल के आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन सी विधि किस तरीके की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे निगमनात्मक विधि। इसमें क्या होता है, पहले अध्यापक के द्वारा जो सामान्य नियम है या जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको बताई जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आप बच्चों को नाउन पढ़ा रहे हैं, संज्ञा पढ़ा रहे हैं। अब संज्ञा की सबसे पहले आप एक परिभाषा रखेंगे, उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताएंगे। तो यहाँ पे आपने पहले नियम बताया, फिर उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निगमनात्मक विधि। ध्यान रखेंगे यहाँ पर निगम आ रहा है और निगम से जोड़ लीजिएगा नियम, ठीक है। तो नियम जहां पहले बताया जाए और उसके बाद उस नियम को वेरीफाई करने के लिए एग्जाम्पल सेट किए जाएं, उसको यह विधि कहा जाता है। इसका बिल्कुल उलट, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, आगमनात्मक विधि। इसमें क्या होगा, मैंने कहा उसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें पहले आप बच्चों को जिज्ञासा बच्चों में उत्पन्न करते हैं। मैंने कहा कि ये एक लड़की है, अब लड़की है, लड़का क्यों नहीं है। तो बच्चों को हमने कहा कि भाई लड़की है, इसमें एक शब्द आया है लड़की, अब इस लड़की शब्द की पहचान करो, किस तरह का शब्द है। अब वहां से बच्चे ये फाइंड आउट करेंगे, ये मतलब देख कर, समझ कर, एनालाइज करके कहेंगे कि हाँ ये किसी विशेष जाति के लिए, किसी विशेष समूह के लिए बोला जा रहा है, यानी एक खास जेंडर के लोग हैं जिनको हम लड़की बोलते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या निकल के आती है भाई, पूरी संज्ञा की परिभाषा हम उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से बच्चों को परिभाषा यानी नियम तक पहुंचाया जाता है। ऐसे विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। तो निगमनात्मक और आगमनात्मक जो है एक साथ चलने वाली विधि है, एक दूसरे की उलट में जाने वाली विधि है, ध्यान रखें। एक विधि है संश्लेषणात्मक विधि। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अंगों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। जैसे वही बात हो गई कि पहले हम बच्चों को एक वाक्य लिखना सिखाएं, उससे पहले जरूरी है कि बच्चों को हम क्या सिखाएं, भाई वर्णमाला सिखाएंगे, ठीक है, अल्फाबेट सिखाएंगे। आप बच्चे को ABCD लिखना सिखाएं, उससे जरूरी है कि बच्चों को सबसे पहले वर्णमाला यानी छोटे छोटे अंगों, आपने कहा वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उन अक्षरों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। तो पहले टुकड़ों में उनको समझाया, उसके बाद विस्तार की तरफ लेकर चले गए। तो ऐसे में इसको क्या कहा जाता है, संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। यानी पहले छोटे से शुरुआत करेंगे और उसको फिर बड़ा करके यानी आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, विस्तार में ज्ञान कराते हुए चले जाएंगे। अब इसी का उलट है विश्लेषणात्मक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें किसी जटिल समस्याओं या अवधारणा को उसके छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़कर उसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। अभी आपने क्या किया, पहले हमने अक्षर का ज्ञान कराया, फिर शब्द का ज्ञान कराया, फिर वाक्य का ज्ञान कराया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमारे सामने एक वाक्य होगा, बच्चों को उस वाक्य से परिचित कराएंगे, फिर उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। वाक्य बना किससे है, शब्दों से बना है, और शब्द किससे बना है, वर्णों से बना है। तो वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। तो जहां पर पहले जटिल समस्या को बताया जाए, उसके बाद उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर आप बच्चों को सिखाएं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हमारी जो अगली विधि है जिसको आप कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि, इसमें क्या होता है, वास्तव में इस प्रविधि का जन्मदाता किसको माना जाता है, सुकरात को माना जाता है। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं। और इसमें इन्होंने 3 सोपान बताए। इन्होंने कहा पहले निरीक्षण किया जाता है, बच्चों को अनुभव कराया जाता है, उसके बाद उनका परीक्षण प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ विशेषता क्या होती है कि कोई टॉपिक आपने पढ़ाया, मान लीजिए आप बच्चों को समझा रहे हैं किसी मेथड से, अब वो टॉपिक बच्चों को समझ आया नहीं आया, तो शुरुआत आप सबसे पहले बच्चों के ज्ञान को जानेंगे, तब शुरुआत करेंगे। मतलब बच्चों से कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे। सवाल आपके टॉपिक से होगा, आपकी विषय वस्तु से होगा, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उससे होगा। और सवाल भी ऐसा होगा जो बच्चों के स्तर का होगा। आपने सवाल पूछा, बच्चों ने उसका जवाब दिया, फिर धीरे धीरे करते हुए आप बच्चों के ज्ञान को जब जान जाते हैं तो अपना एक जो टीचिंग प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का काम किया जाता है। अब यहाँ से एक विशेषता आप ये भी कह सकते हैं इसकी, कि बच्चों में प्रश्न पूछने की भी आदत बनती है। प्रश्न का उत्तर देंगे, जाहिर सी बात है वहाँ से भी कुछ सवाल निकल के आएंगे। तो ये मेथड कक्षा में हम लोग ज़्यादातर अपनाते ही हैं। कई बार बच्चों से सवाल पूछते हैं, बच्चे जवाब दे रहे होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कथन या विवरण विधि है, ये आप कह सकते हैं जो प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद जो कथन और विवरण विधि है, इसको आप अध्यापक केंद्रित मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अध्यापकों का रोल ज्यादा होता है। यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें पाठ्यक्रम, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसीलिए इसको कथन विधि कहते हैं। इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे आपको पता नहीं है भाई क्या होने वाला है, आपने एक कहानी बच्चों को कहानी के माध्यम से सुनाना शुरू किया, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है। नॉर्मली ज़्यादातर हम ये क्लास में मेथड अपनाते हैं, कहानी विधि, कथन विधि, क्योंकि बच्चों को ना ये थोड़ा सा सुनने में कई बार इंटरेस्ट आता है। चीज़ों को आप नॉर्मलाइज करके जब बच्चों को बताते हैं और उसके बाद उसी में से बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करते हैं, उनमें से निकल कर आती हैं जो, तो ये मेथड जो है ज़्यादातर, हालांकि बहुत उपयोगी नहीं माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर आज की अगर हम शिक्षण व्यवस्था की बात करें तो ये मेथड चलता है, क्योंकि टीचर जब कुछ कथन कहता है, बोलता है, तभी बच्चे उसको सुन पाते हैं। संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने का काम कौन करता है, कथन या विवरण विधि। इसके अलावा एक विधि है जिसको आप व्याख्यान विधि कहते हैं। किसी चीज की व्याख्या करना, विश्लेषण करना, है ना, किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करके व्याख्या करना। जैसे मैंने एक टॉपिक पहले तैयार कर लिया है, अब मैं क्या करूंगी, उस टॉपिक पर क्या मतलब अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ,
उसको ऐसे समझाऊं सरल करके कि बच्चों को वो टॉपिक खुद ना पढ़ना पड़े, क्योंकि वो बहुत जटिल हो जाएगा। कई बार बच्चे किताबी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। तो ऐसे में एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों को व्याख्यान दूंगी, यानी कुछ बातें करूंगी उनसे और उसके माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए तथा उच्च स्तर पर किया जाता है। जैसे आपने कोई कहानी, मतलब बहुत बड़ी कहानी है, आपने उसको क्या किया, उस कहानी पर कुछ सारांश बनाया और बच्चों के सामने व्याख्या के रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया। आप ऐसे समझिए कि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और वो कविता जो है पद्य में है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझाने के लिए हम क्या करते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं कि भाई इस कविता की सरल व्याख्या क्या हो सकती है। यानी जो जटिल है उसको हमने क्या कर दिया, सरल बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। इसके आगे आता है बच्चे प्रयोगात्मक विधि। इसमें क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रयोग करके सिखाया जाता है। ये ज्यादातर साइंस जैसे विषयों में उपयोगी होता है, क्योंकि ये बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग पर। बच्चे खुद करके सीखें, अनुभव करके सीखें, खुद एक्सपीरियंस करके सीखें। तो जो प्रयोग करके सिखाया जाए वो शिक्षण विधि जो है प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इस विधि का आधार वैज्ञानिकता, तार्किकता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर उन्हें उनके अधिगम को स्थायी बनाता है। जब आप कोई काम खुद के अनुभव से सीखते हैं ना, तो वो लंबे समय तक रह जाता है। किसी और ने सिखाया है तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा उस चीज का और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रह जाएंगी। इसलिए प्रयोगात्मक विधि जो है आज के समय में बहुत उपयोगी मानी जाती है। बात करेंगे बच्चे खेल विधि की। क्या है ये, जब आप बच्चों को ना खेल में भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो सीख रहे हैं, उनको लगता है हम कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम के थ्रू आप उनको चीजें सिखा जाते हैं। इस विधि के जन्मदाता थे ब्रिटेन के गणितज्ञ कोल्डवेल कुक। शिक्षण के क्षेत्र में खेलों के महत्व और खेल विधि की दार्शनिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, प्रोवेल ने की थी। तो दो लोगों का नाम याद रखना है। दार्शनिक व्याख्या प्रोवेल के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको जन्म देने का काम, यानी इस विधि को निजात किसने दिया था, वो कोल्डवेल कुक ने दिया था। खेल एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप में व्यक्त करता है। यानी बच्चा खेल खेल रहा होता है और उस खेल में ही सीख जाता है। उसमें बच्चे को एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ सीख रहा है ना, और अनजाने ही वो बहुत कुछ सीख जाता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट विधि की बात करेंगे। इसको जॉन डीवी के द्वारा जो है विचार में लाया गया था, लेकिन इसको विकसित मतलब वास्तविक धरातल पर उतारने का काम किसने किया था, किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। तो जॉन डीवी भी नाम याद रखें, जॉन डीवी की विचारधारा थी। कई जगह पर इसको निजात करने का जो श्रेय है वो जॉन डीवी को दिया जाता है, लेकिन वास्तव में किलपैट्रिक के द्वारा इसको जो है काम में लाया गया था पहली बार। ये विधि छात्रों को एक वास्तविक समस्या को हल करने के लिए, प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई बार हम ना बच्चों को कुछ टास्क देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट देते हैं कि आपको इस पर काम करके लाना है। ये कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग पर ही बेस्ड होता है। बच्चे उस प्रोजेक्ट पर खुद काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। तो ये भी आज के समय में बहुत ही इफेक्टिव मेथड है पढ़ाने का, बच्चों को सिखाने का, प्रोजेक्ट विधि। इसके अलावा खोज विधि है, इसको ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है, जो कि रसायन शास्त्री थे ब्रिटेन के। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिक से बना हुआ है और ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिको से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। यानी बच्चा इसमें क्या करेगा, खोजने का काम करेगा, समस्याओं के जो सॉल्यूशन है वो खोजने का काम करेगा। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने तथा खोज करने का अवसर प्रदान किया जाता है, अतः इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। यानी बच्चा खुद से समझ कर, सोच कर, नई नई चीजें खोज कर सीखने का काम करता है। ठीक है। तो ये विधि भी बहुत उपयोगी हो सकती है। जहां पर बच्चा इन्वॉल्व है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होगा। मैंने शुरुआत में बताया कि टीचिंग मेथड दो तरीके से हो सकते हैं, एक टीचर सेंटर्ड होगा, एक स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। ठीक है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड है ना, उसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, वो कैसे सीख रहा, लर्निंग बाय डूइंग वहां पर हो रही है, और जहां बच्चा करके सीखता है वो अधिगम स्थायी होता है और लंबे समय तक बच्चा उसमें ज्ञान रखता है। ठीक है। इसके अलावा एक विधि समस्या समाधान विधि है।
इस विधि के प्रतिपादक सुकरात माने जाते हैं। वैसे जो प्रश्नोत्तर विधि है ना, उसके प्रवर्तक भी सुकरात माने जाते हैं। कोई प्रश्न करे, उसकी जिज्ञासा शांत करनी है आपको, तो इस तरीके का जो माहौल हम कक्षा में क्रिएट करते हैं। यह विधि विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक विधि है, जिसमें बच्चों को खुद, जैसे अभी हमने कहा कि खोज करना है ना, खोज विधि कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती है कि भाई बच्चों के आगे एक समस्या है और बच्चे उस समस्या का समाधान खुद ही खोजने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई शिक्षक का क्या रोल है, अगर बच्चा खुद ही सब कुछ कर लेगा तो टीचर क्या करेगा। शुरुआत में आपने कहा टीचर यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आया है। उसका काम क्या है, उसका काम है एक मार्गदर्शक की तरह उसका मार्गदर्शन करना। यानी बच्चा अगर कुछ खोज करने निकल पड़ा है ना, तो आप केवल उसको गाइडेंस उपलब्ध कराएंगे, सही मार्गदर्शन देंगे कि भाई इस रास्ते से चलोगे तो आपको ये चीज मिल सकती है। अब बच्चे को खुद उस रास्ते पर चलने दीजिए। जहां बच्चा भटक रहा है, कुछ गलती कर रहा है, फिर आपका काम क्या हो जाता है, वहां पर आपका काम एक सुधारक के रूप में हो जाता है कि भाई आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ी आप बच्चों में सुधार कर रहे हैं और उनको तरीका बता रहे हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। बस आप वहां पर इतना ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप खुद ही सारा कुछ कर देंगे, फिर आप सोचिए बच्चा क्या करेगा। बच्चे के पास करने के लिए कुछ है नहीं, आपने करके दे दिया, बच्चे ने कॉपी कर लिया, उसको कुछ समझ में आया नहीं, सीखा उसने कुछ नहीं है। तो जरूरी है कि वो विधियां आप कक्षा में अपनाएं। अब सवाल है कि हम शिक्षण विधियों को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, आप में से जो भी इस क्लास को देख रहा है, 101% ये फिक्स है कि वो टीचिंग लाइन में जाने वाला है। अब आप एक अध्यापक के रूप में जब क्लासरूम में प्रेजेंट हो, तो आपको एक जो अच्छी विधियां हो सकती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और आप अपनी कक्षा के अनुसार, अपने बच्चों की स्ट्रेंथ, उनकी रुचि, अपने विषय के अनुसार कौन सी ऐसी विधि अपनाएं जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए आप अपना शिक्षण कार्य शुरू कर सके। तो आपको इन सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। फिर आप कहेंगे मैडम क्या इतनी ही विधियां, नहीं, और भी विधियां हो सकती हैं, बहुत सारी विधियां हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल बनते हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। बाकी जो विधियां हैं वो आप पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, नहीं होगा तो पीडीएफ में ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। और एक बात, कौन सी विधि किसके द्वारा खोजी गई थी, ये भी एक पॉइंट निकल के आ जाता है। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड में सवाल बहुत कम बनता है, जो सी टेट वाले बच्चे होंगे या टेट वाले बच्चे होंगे वहाँ पर ये सवाल ज़्यादा बनता है, ठीक है, कि कौन सी विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो आज की कक्षा में इतना ही। अलग अलग शिक्षण विषय होता है और अलग अलग विषय के हिसाब से अलग अलग विधियां होती हैं। तो आप देखिए कि कौन सी विधि अपनी कक्षा में अपनाएंगे जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व कर सकें। तो फिलहाल आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।